हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने सिंपल ऑक्साइड एंड ओजोन के बारे में डिस्कस करी थी। आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 मिनट का लेक्चर आपको याद करने में करीबन सवा घंटा या 1.5 घंटा लग सकता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रह के, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके काम कर लेना, वरना लिख लिख के याद करोगे तो ही ये याद होगा और रिवीजन भी इतना बढ़िया करना पड़ेगा आपको। आज हम लोग और सेकेंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज सल्फर। और कल भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जबकि वो चैप्टर हमारा ग्रुप नंबर 16 कल हमारा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले सल्फर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म। सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म रखता है। अब सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म तो बहुत सारे, लेकिन उसमें से 2 एलोट्रोपिक फॉर्म ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। एक रोम्बिक, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा सल्फर, एंड दूसरा है मोनोक्लिनिक, जिसे हम बोलते हैं बीटा सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर, जिसे क्या बोला जाता है, अल्फा सल्फर, एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे बोला जाता है बीटा सल्फर। क्लियर? अब मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक दोनों के बारे में पढ़ना है। पहले देखते हैं रोम्बिक सल्फर। येलो कलर का होता है, रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट इसका है 385.8 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है 2.06। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपको चैप्टर नंबर 1 में जब स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने पढ़ाई थी तो उसमें आपको याद होगा या पता होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में ध्यान क्या रखना होता है। वाटर डेंसिटी के रेफरेंस में किसी भी कंपाउंड की डेंसिटी, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी के यूनिट कट आउट हो जाएंगे, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। Above 369 केल्विन टेम्परेचर इट कन्वर्ट इनटू बीटा सल्फर। तो ये जो रोम्बिक सल्फर है वो 369 केल्विन के ऊपर के टेम्परेचर पे, 369 केल्विन से जरा सा भी टेम्परेचर ऊपर गया तुरंत वो बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर व्हेन टेम्परेचर गोइंग अबव 369 केल्विन। समझ में आया पॉइंट? अब हम रोम्बिक सल्फर को किस तरह से बना सकते हैं? तो मैंने पहले ही बताया कि सल्फर के बहुत सारे फॉर्म है, बहुत सारे एलोट्रॉप्स है, जिसमें से हमें यहां पर लेना होता है रोल सल्फर। रोल सल्फर का CS2 में सॉल्यूशन बनाओ। रीजन यह है कि CS2 अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत इजीली सल्फर जो है वो CS2 के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। तो CS2 एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, रोल सल्फर एज अ सॉल्यूट काम करेगा, एंड दोनों मिला के एक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। उस सॉल्यूशन को इवापोरेट करो तो CS2 इवापोरेट हो जाएगा एंड रोल सल्फर कन्वर्टेड इनटू रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल। तो क्रिस्टल ऑफ रोम्बिक सल्फर मिलेंगे, रोल सल्फर में से मिल रहे। लेकिन क्या किया हम लोगों ने बेटा? CS2 में रोल सल्फर को डिसॉल्व किया, एक सॉल्यूशन जो बना उसको एक टेम्परेचर पे लेके गए और अबव 369 केल्विन पे नहीं ले जाना है। यदि आपने अबव 369 केल्विन टेम्परेचर पे लेके गए तो रोम्बिक सल्फर अगेन मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि 369 से लोअर टेम्परेचर पे इसे इवापोरेट करे तो रोल सल्फर कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल ऑफ रोम्बिक सल्फर। तो हमें यहां पर रोम्बिक सल्फर के क्रिस्टल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल है बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर के अंदर। ध्यान रखना, बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर के अंदर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत कम सॉल्युबल होता है बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो रोम्बिक सल्फर बहुत ही कम प्रपोर्शन पे सॉल्युबल हो जाता है या डिसॉल्व होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर। रेडिली सॉल्युबल इन CS2। CS2 में बहुत आसानी से ये डिसॉल्व होता है और इसीलिए इस रोल सल्फर को डिसॉल्व करने के लिए हमने CS2 का यूज किया। CS2 एक ऐसा सॉल्वेंट है जो हर कोई सल्फर को डिसॉल्व कर लेता है बहुत आसानी से। रोम्बिक सल्फर हो, मेरी बात को गौर से सुनना जो बोलने जा रहा हूं, रोम्बिक सल्फर हो या मोनोक्लिनिक सल्फर हो, दोनों का S8 फॉर्म बहुत कॉमन फॉर्म है।
दोनों का S8 फॉर्म अवेलेबल होता है एंड S8 फॉर्म भी बहुत डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट शो कर सकता है, लेकिन उसमें से यहां पर जो आपको दिख रहा है उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्राउन शेप। क्या बोलते हैं? क्राउन शेप, जिसमें ऊपर की तरफ 5 सल्फर है और नीचे की तरफ 3 सल्फर है, और ये क्राउन दिखता है आपको जो सिर के ऊपर पहना जाता है। सिर के ऊपर पहना जाता है, ऐसा लुक है, इसे सिर के ऊपर नहीं पहनना है, समझना ध्यान से। तो ये जो है क्राउन शेप है, ये रोम्बिक सल्फर भी शो करता है, मोनोक्लिनिक सल्फर भी शो करता है। तो हमने रोम्बिक सल्फर के बारे में क्या पढ़ा? रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल है बेटा, 369 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे लेके गए तो रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर, मींस अल्फा कन्वर्टेड इनटू बीटा। CS2 में बहुत इजीली सॉल्युबल है, बेंजीन, ईथर एंड अल्कोहल में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जबकि वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है। S8 फॉर्म में ये भी एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक सल्फर भी S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रोल्ड सल्फर को CS2 में डिसॉल्व करो, उसे इवोपरेट करो, 369 केल्विन से लोअर टेम्परेचर पे उसे इवोपरेट करो तो क्रिस्टल ऑफ रोम्बिक सल्फर मिलेंगे। बहुत आसान पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में। मोनोक्लिनिक सल्फर, उसका दूसरा नेम है बीटा सल्फर। मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.98। एज अ थियरी जब ये पूछा जाता है तो आपको ये मेल्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी सब कुछ लिखना पड़ता है। बाकी ये थियरी मेरे हिसाब से ज्यादातर MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबल इन CS2, अगेन देखो ये भी रेडिली सॉल्युबल इन CS2 था रोम्बिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर भी CS2 के अंदर बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। अब इसे किस तरह से बना सकते हैं? तो करना क्या है, सॉल्यूशन ऑफ रोम्बिक सल्फर ले लो। आपको सबसे पहले रोम्बिक सल्फर का एक सॉल्यूशन लेना है। किसके अंदर सॉल्युबल है ये? CS2 में। तो ज्यादातर केसेस में यहां पर CS2 में डिसॉल्व करना है। किसको? रोम्बिक सल्फर को। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अल्फा सल्फर एंड CS2 का सॉल्यूशन बनाया, कूलिंग किया हम लोगों ने, यहां पर टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, मींस कूलिंग किया जाता है। कूलिंग करोगे तो यहां पर जो रोम्बिक सल्फर था उसका एक क्रस्ट बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा ऊपर, और लिक्विड जो होगा वो क्रस्ट के इनसाइड रहेगा। बात को समझो आप। यहां पर हमने क्या किया था? सॉल्यूशन बनाया था रोल सल्फर का, इवोपरेट करके हमने क्रिस्टल बनाए थे रोम्बिक सल्फर के। यहां पर हम पहले से रोम्बिक सल्फर ले रहे हैं सॉल्यूशन CS2 में, अब उसे कूलिंग कर रहे हैं हम, और जैसे ही कूलिंग करेंगे एक क्रस्ट फॉर्म हो जाता है सल्फर का, और नीचे जो गैप होती है, एम्प्टी स्पेस होती है, वहां पर लिक्विड होता है। अब जो क्रस्ट बन गया है, ऊपर एक लेयर बन गया है, उसमें होल कर लो, और उसमें होल करके अंदर से लिक्विड को बाहर निकाल लो। तो देखो यहां पर होल कर लिए ये, और होल में से लिक्विड को बाहर निकाला, रिमूविंग लिक्विड को खींच के बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया? क्रस्ट ऑफ सल्फर। तो उस क्रस्ट ऑफ सल्फर को रिमूव करो, क्रस्ट ऑफ सल्फर को अलग वेसल में ले लो, एंड उसके बाद आप देखोगे एक प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस यहां पर हमें नहीं सीखनी, लेकिन एक प्रोसेस में से जैसे उसे पास किया जाता है वो कलरलेस होता है एंड नीडल शेप का क्रिस्टल मिल जाता है, जिसे हम बीटा सल्फर बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, समझो हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहले हमें देखना है रोम्बिक सल्फर, सॉल्यूशन ऑफ रोम्बिक सल्फर, उसका कूलिंग करना है हम लोगों को। टेम्परेचर को डाउन करो, उसे कूल कर लो, तो क्रिस्टल बन जाएंगे रोम्बिक सल्फर के, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? लिक्विड। उस लिक्विड को सबसे पहले रिमूव करने के लिए उस क्रस्ट के ऊपर होल करने हैं। होल करोगे, होल में से लिक्विड को निकाल लो, क्रस्ट बन गया। क्रस्ट को रिमूव करो एंड एक प्रोसेस में से पास करोगे तो कलरलेस नीडल शेप के क्रिस्टल आपको मिलेंगे, और वो जो क्रिस्टल मिलते हैं वो ही मोनोक्लिनिक सल्फर है, या फिर बोल सकते हो बीटा सल्फर है। अब बीटा सल्फर की स्टेबिलिटी के बारे में मैं बात करूं तो इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन टेम्परेचर, और ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मींस बिलो 369 केल्विन टेम्परेचर रोम्बिक सल्फर स्टेबल है, अबव 369 केल्विन टेम्परेचर मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल है। तो यहां पर 369 केल्विन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जो कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि अल्फा सल्फर मींस ये है हमारा रोम्बिक सल्फर,
और बीटा सल्फर ये है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, जरा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन है। अल्फा सल्फर को, ऊपर के एरो को देखो जो कन्वर्जन दिखा रहा है, अबव 369 केल्विन टेम्परेचर पे ले जाओ, किसे? अल्फा सल्फर को, तो ये मोनोक्लिनिक मींस बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मोनोक्लिनिक सल्फर मतलब बीटा सल्फर को बिलो 369 केल्विन टेम्परेचर पे ले जाओगे, 369 से लोअर टेम्परेचर पे ले जाओगे, इट कन्वर्ट इनटू अल्फा सल्फर। तो अल्फा टू बीटा जाना है अबव 369, बीटा टू अल्फा आना है, बिलो 369 केल्विन की रिक्वायरमेंट है। तो ये 369 केल्विन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों को कन्वर्ट करता है एक दूसरे में, और इसीलिए इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है। सो 369 केल्विन टेम्परेचर इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये एमसीक्यू पूछा गया है एग्जामिनेशन में, जरा ध्यान रखना। दोनों सल्फर को इंटर कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो 369 केल्विन है। दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एलोट्रॉप एक साथ एग्जिस्ट कौन से टेम्परेचर पे होंगे? 369 केल्विन टेम्परेचर पे। कुछ कुछ जगह पे S6 टाइप के भी सल्फर अवेलेबल होते हैं, एंड S6 टाइप के सल्फर में बीटा सल्फर होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बीटा सल्फर सिर्फ S6 फॉर्म में होता है, मैं बोल रहा हूं S8 फॉर्म में दोनों अवेलेबल होते हैं। कुछ टाइम में या कुछ जगह पे हमें S6 भी देखने को मिलते हैं, उसमें बीटा सल्फर S6 फॉर्म में भी मिलता है। तो वो चेयर शेप में होता है, ये एक चेयर शेप है, आप देख सकते हो। तो चेयर शेप में हमको ये देखने को मिल सकता है। एट हाई टेम्परेचर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है एट हाई टेम्परेचर, कितना? 1000 केल्विन के नजदीक का कोई टेम्परेचर है, तो S2 इज द डोमिनेंट स्पीसीज, S2 अवेलेबल होता है। वैसे देखा जाए तो S2 से लेके S20 तक के डिफरेंट टाइप के सल्फर हमको देखने को मिलते हैं, बट एट हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट नियर टू 1000 केल्विन टेम्परेचर पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्पीसीज हमको देखने को मिलती है? S2 स्पीसीज हमको देखने को मिलती है। एंड बिहेवियर में वो कैसी है? मैग्नेटिक नेचर होता है उसका, पैरामैग्नेटिक। वैसे देखा जाए तो सल्फर में इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है 16, दो सल्फर में 32, तो 32 इवन नंबर में जैसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि वहां पर सारे पैड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये O2 जैसा बिहेवियर है, डायग्राम ड्रॉ करके देखा जाए, जबकि हमारे सिलेबस में S2 का डायग्राम ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम 2p तक के डायग्राम को देखते हैं, आगे हम ड्रॉ नहीं करते हैं। लेकिन याद रखो, इट बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक लाइक O2, O2 जैसा इसका बिहेवियर है। आपको पता है O2 भी इवन नंबर इलेक्ट्रॉन रखता है, फिर भी वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक। होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, बट है पैरामैग्नेटिक। एग्जैक्टली लाइक दैट S2 भी पैरामैग्नेटिक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत आसान सी बातें है ये कैसे फॉर्म होता है और ये कैसे फॉर्म होता है ये समझ लो। रोम्बिक सल्फर को किस तरह से फॉर्म किया जाता है? तो रोल सल्फर CS2 सॉल्यूशन इवापोरेशन से। यहां पर मोनोक्लिनिक सल्फर को फॉर्म करने के लिए आपको रोम्बिक सल्फर का सॉल्यूशन लेना है, कूलिंग करना है, क्रस्ट बनेगा, अंदर लिक्विड होगा, होल में से होल कर दो और उसमें से लिक्विड को बाहर निकालो, क्रस्ट को एक प्रोसेस में से पास करो, कलरलेस निडल शेप के क्रिस्टल मिलेंगे जो होंगे बीटा सल्फर। अंडरस्टूड बेटा? दोनों में कॉमन पॉइंट है, दोनों CS2 में सॉल्युबल है, बहुत इजीली रेडिली सॉल्युबल इन CS2। ओके, नोट कर लीजिए। फिर एक और थियरी पढ़ते हैं, और एक थियरी पढ़नी है, दैट इज SO2। ये थियरी बहुत आसान है, आप ध्यान रखोगे यहां पर ही याद हो जाएगी आपको। बात है SO2, जिसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर के डिफरेंट ऑक्साइड है, जिसमें से एक ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले है प्रिपरेशन। सल्फर का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि हम कंबशन करें
तो सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा प्रपोर्शन पे एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत कम प्रपोर्शन पे मिलता है, जिसमें याद ये रखना है, बुक में ये स्टेटमेंट नहीं है, 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, रिमेनिंग SO2 मिलता है 92 to 94%। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखो, सबसे पहली प्रिपरेशन क्या है, सल्फर का कंबशन किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। The proportion of sulfur trioxide is very less, it is about 6 to 8%. In laboratory we can make a sulfur dioxide by reacting two substances, one is sulfite with the dilute sulfuric acid। यदि लेबोरेटरी के अंदर आप सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म करना चाहते हो तो सल्फाइड का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना होता है। अब आप में से कुछ लोगों को यह पता नहीं होगा कि सल्फाइड का क्या मतलब होता है। सल्फ्यूरिक एसिड तो जानते हो, सल्फाइड का मतलब होता है SO3 2-। SO3 2- इज नोन एज अ सल्फाइड। तो यहां पर देखो, सल्फाइड रिएक्शन विद द H+ कहां से आया, सल्फ्यूरिक एसिड में से, जिसकी जरूरत है उस आयन को हमने यहां पर लिया है। तो यहां पर ये मान के चलो सोडियम सल्फाइड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो क्या मिलेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, यहां का सोडियम यहां का सल्फेट। लेकिन उसकी जरूरत है नहीं हमें, हम सल्फ्यूरिक एसिड का H+ ले रहे हैं और किसी भी मेटल का सल्फाइड में से सिर्फ सल्फाइड ले रहे हैं। हुआ क्या, यहां से एक ऑक्सीजन H+ में चला जाएगा, 2H+, 1 ऑक्सीजन, टुगेदर इट कैन रिलीज वाटर। तो यहां से एक ऑक्सीजन यदि इसमें चला जाए तो रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन, तो यहां पर मिलेगा SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है लेकिन वो गैस रहता नहीं है, रीजन, सल्फर डाइऑक्साइड की पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत इजीली, बहुत रेडिली डिसॉल्व होता है सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के अंदर, तो एक एक्वायस सॉल्यूशन बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व भी होता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन भी करता है, ध्यान रखना। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फाइड आयन के फॉर्म में है, ये H+ के साथ, H+ आया, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म है, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये लेबोरेटरी में हम बना सकते हैं सल्फाइड का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके। यदि आप इंडस्ट्रियली प्रोडक्शन करना चाहते हो तो रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर करना है। आपको पता होगा, आपने कैल्सिनेशन, रोस्टिंग ये सब पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। रोस्टिंग में हम सल्फर को रिलीज करेंगे किसी भी मेटल की ओर में से, ओर मींस मिनरल्स भी बोल सकते हो आप, उसमें से आप सल्फर को रिलीज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, मैंने आयन सल्फाइड लिया है, अब ये क्या है, सल्फाइड, ये क्या है, सल्फाइड। देखो बेटा, यहां पर ध्यान से Te है जबकि यहां पर De है, तो ये सल्फाइड है। सल्फाइड किसे बोला जाता है, जब S2- फॉर्म में हो तो उसे सल्फाइड बोला जाता है, ध्यान रखना। तो ये आयन सल्फाइड 11 मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। आयन सल्फाइड 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 इंटू 8 मोल ऑफ SO2। गौर से देखो, 4 इंटू 2 8 सल्फर तो 8 SO2, 4 Fe, 4 मोल ऑफ Fe एंड ऑक्सीजन कितने हैं 22, यहां पर है 6, यहां पर 16, 16 + 6 22 हो जाएंगे। समझ में आई बात? चलिए, द गैस आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर इन स्टील सिलेंडर्स। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ इंडस्ट्रियली, उस सल्फर डाइऑक्साइड को गैसियस स्टेट में हमें स्टोर नहीं करना है, हमें उसे लिक्विड करना है। तो हम क्या करेंगे, लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, इसे लिक्विड करना बहुत आसान है। हम लोग क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे सल्फर डाइऑक्साइड को 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे तो भी वो लिक्विफाइड हो जाएगा। आई रिपीट, रूम टेम्परेचर पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इट कैन लिक्विफाइड, एंड लिक्विड होने के बाद उसे स्टील के सिलेंडर के अंदर स्टोर किया जाता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि स्टील के साथ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन नहीं करता है, ये इसका मेन रीजन है बेटा, ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, एक फिक्स स्मेल है इसकी, तो कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल,
हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखो इसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था अभी, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कब? जब ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला था तो मैंने बोला था सल्फर डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व आसानी से होता है, तो गैसियस स्टेट में हमें नहीं मिलने वाला। ये भी बात कर ली हम लोगों ने। सॉरी, लिक्विफाइज एज अ रूम टेम्परेचर अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 atm। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग अप्लाई करें रूम टेम्परेचर पे, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में से बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट। कब बेटा? आपको यहां पर लेना है रूम टेम्परेचर एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड बॉइल्स एट 263 केल्विन टेम्परेचर। 263 केल्विन पे ये बॉइल होता है, तो इसका मतलब ये है कि 263 तो ये -10 डिग्री सेल्सियस हुआ, एंड -10 पे यदि कोई चीज बॉइल हो रही है दैट मीन्स उसका ओरिजिनल नेचर है गैसियस स्टेट। ओरिजिनल नेचर होगा गैसियस, क्योंकि माइनस टेम्परेचर पे ही वो तो बॉयल हो जा रहा है, तो गैसियस स्टेट में ही वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो है वो अबव -10 है, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालोगे, ये पानी में डिसॉल्व भी होगा एंड पानी में रिएक्शन भी करेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये ऑक्सीजन इसमें आएगा तो SO3 एंड H2SO3। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये रिवर्सिबल है। सल्फ्यूरस एसिड मिल रहा है, देखो ये सल्फ्यूरस एसिड तो मिल रहा है बट एक्वायस है, मींस पानी में डिसॉल्व भी हुआ एंड वाटर के साथ रिएक्शन भी किया, तो सल्फ्यूरस एसिड एक्वायस स्टेट में मिला। सल्फर डाइऑक्साइड, अब जरा ध्यान देना, एक वेसल है, इस वेसल के अंदर हमने डाल दिया एक स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक NaOH डाल दिया, और इसमें मैं डाल रहा हूं बाहर से, आउटसाइड से सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, NaOH एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, मैं सल्फर डाइऑक्साइड यहां से ऐड कर रहा हूं, होगा क्या? सोडियम सल्फाइड मिलेगा एंड वाटर मिलेगा, तो इसके अंदर दो चीजें मिल गई, सोडियम सल्फाइड एंड वाटर। Na2SO3, सोडियम 2 है तो यहां पर 2 सोडियम है, ऑक्सीजन 3 and 1 4 ऑक्सीजन, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां पर 2 4 ऑक्सीजन, सल्फर 1 हाइड्रोजन 2 NaOH 2 है इसलिए। ओके, तो ये दोनों फॉर्म हो गए किसमें बेटा? इस सॉल्यूशन के अंदर। क्या फॉर्म हो गया? एक तो सोडियम सल्फाइड फॉर्म हो गया, दूसरा वाटर फॉर्म हो गया। तो ये रिएक्शन तो वैसे खत्म हो गया, लेकिन फिर भी यदि आपने SO2 ऐड करना स्टार्ट ही रखा, SO2 को मोर एंड मोर ऐड करते ही गए आप, तो होगा क्या? Na2SO3 वाटर एंड SO2 ये तीनों अगेन रिएक्ट करेंगे। पहले क्या किया? NaOH के अंदर SO2 को ऐड किया, तो SO2 एंड NaOH रिएक्शन कर रहे थे एंड सोडियम सल्फाइड एंड वाटर मिल रहा था। अब सोडियम सल्फाइड एंड वाटर मिलने के बाद भी SO2 ऐड किया, तो ये तीनों रिएक्ट करेंगे, SO2 सोडियम सल्फाइड एंड वाटर एंड सोडियम बाइसल्फाइड बनाएंगे, जिसे हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे कि Na2SO3 ये रहा, H2O ये रहा, SO2, ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो NaHSO3 बनेगा, सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। हुआ क्या बेटा? 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन इसके साथ रख लो, और ये ऑक्सीजन को इसके साथ रख लो, तो HSO3 यहां पर, HSO3 यहां पर, 2 सोडियम 2 NaHSO3 मिलेगा। इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड भी बोलते हैं हम लोग। ये CO2 के तरह ही वर्क कर रहा है। SO2 इज बिहेव लाइक अ CO2। आपको पता होना चाहिए कि CO2 एसिडिक गैस है, और CO2 को यदि मैं NaOH के अंदर डालूं तो क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा विथ वाटर, एंड अगेन मैं CO2 डालूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। ये रिएक्शन हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ये CO2 जैसे ही रिएक्ट कर रहा है, में CO2 एसिडिक है तो ये SO2 भी एसिडिक है, इसलिए दोनों का रिएक्शन सेम आ रहा है, दोनों का रिएक्शन सेम आ रहा है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन, ये दोनों रिएक्ट करते चारकोल की प्रेजेंस में। कार्बन मींस चारकोल, चारकोल की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करके SO2Cl2 बना रहे हैं। अब इसका यूज कहां पर है, ज्यादातर यूज कहां पर है। क्लोरीन हार्मफुल गैस है, हमें पता है। कोई एनवायरमेंट के अंदर क्लोरीन का प्रपोर्शन यदि ज्यादा है तो हमारी बॉडी में क्लोरीन चला जाए तो हमें नुकसान हो सकता है, ये हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसीलिए उस क्लोरीन एनवायरमेंट में से क्लोरीन को रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करें, चारकोल वहां पर रख ले और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वहां पर डाल दे, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन चारकोल की प्रेजेंस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे एंड SO2Cl2 लिक्विड बनेगा, तो वो फ्लोर के ऊपर नीचे SO2Cl2 बना लेगा। तो वहां पर क्लोरीन फ्री एनवायरमेंट बना सकते हैं, जिसे एंटी क्लोर एनवायरमेंट बोल सकते हैं हम लोग। अंडरस्टूड। चलिए ये है, हम लोग इस रिएक्शन को तो आगे जाके बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ये वापिस रिएक्शन आएगा कांटेक्ट प्रोसेस में। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें कांटेक्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए यूजफुल है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में यूजफुल है कांटेक्ट प्रोसेस, जिसमें SO3 की जरूरत रहती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन के साथ V2O5 को बोलते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। इसे हम लोगों ने पहले कहीं देखा हुआ लगता है आपको, हमने कहा देखा था इसे, यस, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हीट्रोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल्स देखे थे, इसमें हम लोगों ने ये रिएक्शन देखा था। SO2 गैस O2 गैस से ऑक्सीडाइज होगा एंड SO3 गैस बना लेगा। देन मोस्ट SO2 बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अकेला SO2 नहीं है, मॉइस्चर के साथ यदि SO2 है, पानी के साथ SO2 है, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। अब बेटा एक चीज समझो कि यदि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि SO2 ऑलवेज SO4 2- में कन्वर्ट होता है। जब भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो SO2 SO4 2- में कन्वर्ट होता है। अब इस SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा आएगा, +4, एंड SO4 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सी बात है। तो +4 +6 में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मीन सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट विथ वाटर। तो देखो, एक तो Fe3+ लिया, SO2 एंड वाटर। मॉइस्ट SO2 का मतलब है वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ SO2 लेना है। हुआ क्या, ये 3+ था, वो कन्वर्ट हो गया 2+ में, तो +3 +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। एंड जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग रिडक्शन हो रहा है। तो Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट होता है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। SO2 SO4 2- में कन्वर्ट होगा, तो वो तो मैंने लिख ही दिया है कि SO2 SO4 2- में कन्वर्ट होगा, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। एंड हाइड्रोजन जो है एज H+ यहां पर मिलेंगे, 4+, 4+, 2 to 4 एंड 4+, +8 एंड यहां पर 2- है एंड 8+ है, +6 रिमेनिंग। तो यहां पर देखो 3 × 2 +6 रिमेनिंग, +6 बाकी है। अब यहां पर अगेन एक रिएक्शन है MnO4-। बेटा MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा होता है, +7, जबकि यहां पर आप देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है, +2। तो +7 +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, जबकि SO2 कन्वर्ट हो रहा है SO4 2- में तो उसका हो रहा है रिडक्शन। तो यहां पर भी SO2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड में यहां पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। थोड़ा सा बैलेंसिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, ट्राई एंड एरर मेथड से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। 5 मोल ऑफ SO2 गिव अस 5 मोल ऑफ SO4 2-,
2 mole of MnO4 minus give us 2 mole of Mn2 plus and 2 mole of H2O means 4H plus। ध्यान रखो ऑक्सीजन बैलेंस हुए कि नहीं। 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, 4 इंटू 2 8 and 2 टोटल 20 हो गए, 5 इंटू 4 20, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। यहां पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखोगे तो लुक लाइक ओजोन, ये बैंड शेप रखते हैं लुक लाइक ओजोन, जिसमें ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन दिख ही रहे हैं, देख रहे हो। सल्फर की आउटर शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि सल्फर भी ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है सल्फर, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। सल्फर यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 2 ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 का शेयरिंग हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाले सल्फर के इलेक्ट्रॉन थे और ये वाले ऑक्सीजन के अलग से इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उल्टा भी हो सकता है, जहां पर डबल वहां पर सिंगल, सिंगल बॉन्ड वहां पर डबल बॉन्ड, तो उल्टा लिख लिया। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर आ गया, सल्फर के इलेक्ट्रॉन यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, जबकि इस ऑक्सीजन के पास सेम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? आपको यह चीज याद रखनी होगी, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये 2 मार्क्स की थियरी में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द रिड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि विथ मॉइस्चर सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, MnO4 माइनस जो है उसको कन्वर्ट करता है Mn2 प्लस में, एंड Fe3 प्लस है उसे कन्वर्ट करता है Fe2 प्लस में। चलिए देखते हैं अब यूजेस। इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर वी कैन यूज द सल्फर डाइऑक्साइड। शुगर एंड पेट्रोलियम में से इंप्योरिटीज को रिलीज करना है, रिमूव करना है, तो उसे बोलते हैं रिफाइनिंग, और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है। इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, वुल एंड सिल्क के ब्लीचिंग में इसका यूज किया जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं फाइनल फिनिशिंग में प्रोडक्ट अच्छी दिखे, इसके लिए ब्लीचिंग किया जाता है। तो वुल एंड सिल्क के ब्लीचिंग में इसका यूज किया जाता है। एज एन एंटी क्लोर, जो मैंने बात करी कि क्लोरीन एनवायरमेंट में से क्लोरीन को हटाने का यह काम करता है, एज एन एंटी क्लोर। डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स, डिसइंफेक्टेंट्स, जहां पर इंफेक्शन लग रहा है वहां पर न लगे इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। एंड प्रिजर्वेटिव्स, फूड हमने बना लिया है तो उस फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना है, लॉन्ग टाइम तक हमें बचा के रखना है, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत होती है। एंड हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का एज अ प्रिजर्वेटिव्स भी यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड एंड कैल्शियम बाइसल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में इसका यूज होता है। ये रिएक्शन अगेन आने वाला है कॉन्टैक्ट प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। सोडियम बाइसल्फाइड एंड कैल्शियम बाइसल्फाइड की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में भी हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ये सोडियम बाइसल्फाइड का तो हम पढ़ ही चुके हैं, कैल्शियम बाइसल्फाइड का ही ऐसा ही होता है। देन लिक्विड SO2 यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, देखो जरा ध्यान से, SO2 ज्यादातर केस में तो गैसियस होता है, बट यदि आपने रूम टेम्परेचर पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एंड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड वी हैव इन अ लिक्विड स्टेट, इट इज बिहेव एज अ गुड सॉल्वेंट, एंड ये अच्छे सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल आर डिसॉल्व्ड। तो ध्यान रखो, लिक्विड SO2 यूज्ड एज अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड खुद इनऑर्गेनिक है, बट वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसको भी डिसॉल्व कर सकता है, लिक्विड बन जाए तब, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी वो डिसॉल्व कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा आपको मैन्युफैक्चरिंग याद रखनी है, प्रिपरेशन 3 तरह से होती है, इसमें इंडस्ट्री में एक है, ये कंबशन से है और ये लैब में है।
प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैंने बताई है। एंटी क्लोर वाला एक याद रखो, फिर कॉन्टेक्ट प्रोसेस का याद रखो, दो उसका रिड्यूसिंग एजेंट के लिए याद रखो, एक मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एंड दूसरा वाटर के साथ। बस इतना याद रखना है। फिर कुछ यूजेस है जिसे आपको याद करना पड़ेगा, तो लिख के याद करोगे, याद हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत जरूरी होता है, तो रिवीजन करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ग्रुप 16 को खत्म करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके बेटा, चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।